जय हिंद, जय बांग्ला। मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट अभी मौजूद है हावड़ा के टिकियापाड़ा में। टिकियापाड़ा में मौजूद हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है किस वजह से मौजूद हूँ, ये इंपॉर्टेंट है किस मुद्दे के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हुआ हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो यहाँ हमारे इलाके में कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, अगर मैं उनकी गिनती करवाऊँ तो काफ़ी लंबी फहरिस्त हो जाएगी, लेकिन अब कुछ ज़रूरी मुद्दों पे जिस पे हमने बात करनी है उसके साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। हमारे साथ सनी आलम साहब हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस के खुद को हमेशा से बहुत अदना सा कार्यकर्ता भी बताते हैं, लेकिन इनकी निस्बत अगर मैं आपको बता दूं तो ये यहाँ के एक्स काउंसलर इस्मत आरा बेगम के खाबिंद हैं, ये हस्बैंड हैं, और तमामी ज़मीनी सतह के काम वो पार्टी के इसमें रह कर के हमेशा इन्होंने ही अंजाम दिया है। अभी हाल में ही एक न्यूज़ शाया की गई, जिस न्यूज़ में दिखाया गया कि ये लोग कहीं पहुँचे और जबरन किसी से चाबी लिया और कई सारे मामलात हुए। और मैं खुल के नाम अगर कहूँ तो सरसीद अहमद के जो सेक्रेटरी हैं उनके तरफ से खुले लफ्ज़ों में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जो मरहूम जनाब शाह आलम अंसारी साहब थे, इनके वालिद साहब, उनकी क़यादत में सरसैयद अहमद में कई सारे कामों को अंजाम दिया गया और उनके कई सारे काम परवान चढ़े, लेकिन उनके साहबजादे के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इस कामों में कहीं ना कहीं खलल डाल रहे हैं और कई सारी बेबुनियाद बातें उन्होंने कही। उसको लेकर के इनसे बात करेंगे और कुछ अलग ज़रूरी मुद्दे पे भी बात करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है द लोकल जर्नलिस्ट में सनी साहब जी। बहुत शुक्रिया। अभी हाल में ही देखा गया कि एक न्यूज़ वायरल हुई जिसमें आपके बारे में बताया गया कि शहजादा सलीम साहब जो सरसैयद अहमद हाई स्कूल के कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में आपके वालिद मरहूम वालिद मोहतरम शाह आलम अंसारी साहब का नाम का जिक्र करते हुए ये कहा कि कुछ लोग हैं ऐसे हमारे इसमें जिनके चेहरे आप पहचान लें, जो लगातार सरसैयद के कई सारे कामों में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं और कई सारी बातें आपके खिलाफ कहीं। ये सारी गंभीर जो आप पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, इस पूरे गंभीर इल्ज़ामों पे आप क्या कहते हैं, आपका क्या मानना है? हाँ, देखिए, जब भी आप कुछ अपने हक जब मांगेंगे तो आपके ऊपर इल्ज़ाम ही लगाया जाएगा। सरसैयद अहमद हाई स्कूल का नुकसान हमने कहाँ किया है? क्या 17 कट्ठा से हमने बोला कि इससे जगह काट के दो, या सरसैयद अहमद हाई स्कूल को मैंने तोड़ के कहा कि आप इसमें कम्युनिटी हॉल बना के दो? मैं तो, और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने छीन जोड़ जबरदस्ती चिल्ला चिल्ली किया। तो सीसीटीवी कैमरा में हमारा फ़ोटो कैद है, आप देख सकते हैं। वहाँ कोई भी एक गलत अल्फाज भी यूज़ नहीं कर रहा है और सब पीसफुली लोग चल रहे हैं। और हमारे HIT के जो इंजीनियर्स थे वो बस एक क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटीज़ के लिए, देखने के लिए, एक सर्वे के लिए आए। वो इसलिए नहीं आते कि वहाँ वो तंबू पिलर गाड़ के बिल्डिंग बनाना शुरू कर देंगे। वो बस एक स्टार्ट में जो क्या बोलते हैं, प्राइमरी जो सर्वे होता वो था। अब उसके बाद HIT के लोग ही तय करेंगे। हमारे श्री अरूप राय जी को ये प्रपोज़ल गया यहाँ से कि एक कम्युनिटी हॉल का बेहद ही ज़रूरत है। आप देखते होंगे कि कोई भी लोग अरूपदा को बोलते हैं या काउंसलर को बोलते हैं या अपने MP को, MLA को बोलते हैं कि फ़लान ने क्या किया है टिकियापाड़ा के लिए, फ़लान ने क्या किया है इसके लिए। तो जब हमारे MLA काम करना चाहते हैं तो उनको बदनाम किया जाता है, उनके काम पे अड़ंगा लगाया जाता है और लोगों को गुमराह किया जाता है। तो ये कैसे चलेगा? दो चेहरा लेके एक लोग कैसे जी सकते हैं? माजरत के साथ आपको रोकना चाहूँगा। देखा जाता है कि सरसैयद अहमद हाई स्कूल जो काफ़ी सारे लोग, अवामी लोग जो हैं वो उसको मैरिज हॉल के तौर पे भी जानते हैं और लगातार ये सवालों के कटघरे में खड़ा रहता है सरसैयद अहमद हाई स्कूल की। कभी वहाँ शादियों की दावत को लेकर कुछ बवाल होता है, कभी किसी तरह का, और आप लोगों की तरफ से भी लगातार इस चीज़ पे निशाना साधा जाता रहा है कि वहाँ भी जो कुछ भी फंडिंग होती है या पैसे जो कमाई के आते हैं वो शादी के ज़रिए से हो या इस बच्चों को स्कूल फ़ीस के ज़रिए से हो, इसको लेके हमेशा ये विवाद में घिरा रहता है। तो इस आखिर ऐसा क्यों होता है? इस पर आप क्या समझते हैं, किस वजह से ये पेश आ रहा है? देखिए नरेश भाई, आप भी स्कूल गए होंगे। एक प्रॉपर स्कूल अगर नहीं रहेगा, उसमें अगर कम्युनिटी हॉल चलेगी तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत डिस्टर्ब होंगे। क्योंकि जब शादी होती है तो तैयारी सुबह से शुरू हो जाती है। खाना जब बनता है तो उसका एक धुआं निकलता है, जो चूल्हा जलता है, उससे हमारे बच्चों के आँख में
प्रॉब्लम जलन होती है। जो हमारी टीचर्स जो बच्चे को मेहनत करके सुबह उठ के खुद को जो खासकर हमारी लेडीज़ टीचर जो स्कूल में पढ़ाती हैं वो अपने घर को छोड़ के वो बच्चे को तालीम देने के लिए सर सैयद स्कूल पहुंचती हैं और एक मिनिमम वेज में पहुंचती हैं। उनको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलता है, लेकिन अगर वो उनका वो कुर्बानी के बाद भी अगर वो बच्चे को अच्छा से नहीं पढ़ा पाएँ तो फिर फ़ायदा क्या है। इसके लिए हमने कोशिश की एक अल्टरनेटिव रास्ता निकाला जाए जिससे सर सैयद अहमद हाई स्कूल के ऊपर जो लोड है, जो बच्चे जो पढ़ने में जिसको डिस्टर्ब होती है, वो बच्चे अपने मुकम्मल तालीम पाएँ और हमारे टिकियापाड़ा के अवाम एक मुकम्मल कम्युनिटी हॉल पाएँ जहाँ वो सुबह शाम दिन रात अपना प्रोग्राम कर सके। और अब देखे होंगे एक एक दिन में सर सैयद ने 2-2 बुकिंग लिया है, जिसके वजह से बहुत झमेला, बहुत लड़ाई, बहुत नाइत्तेफाकी होती है, जिसकी वजह से फिर हम लोगों को ये किया जाता है कि हम ही लोग झमेला। बुकिंग तो सनी या पेंटर या जफ़र या मनहर मोहसिन दोनों ही, नासिर भाई ये तो दोनों ही लेते हैं, जिनका फ़ोटो देखा है। बुकिंग तो आप लोग पैसे के लिए 2-2 लेते हैं और ये जायज़ बात है। अगर पब्लिक डिमांड करती है कि आपका कच्चा पैसा है, आप कोई बैंक अकाउंट में पैसा नहीं ले रहे हैं, आप वो पैसा कहाँ दे रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं। ये पेन मैं 10 रुपये में खरीद सकता हूँ, ये पेन मैं 20 रुपये में खरीद सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आप एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं। आप कम्युनिटी हॉल का जो ईयरली इनकम होता है, आपने कभी पब्लिक को बोला है कि साल का सर सैयद अहमद हाई स्कूल को इतना इनकम मिला है, या एमएलए ने इतना फ़ंड दिया है, या एमपी ने इतना फ़ंड दिया, या फलान पब्लिक ने इतना रुपया। सिर्फ बोर्ड में उनका नाम लिख के 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया लिखने से हमें समझ में नहीं आएगा। पब्लिक का ये हक है ये जाने कि वो फंड जो सर सैयद अहमद हाई स्कूल का बैलेंस शीट है तरीका से एक ईयरली बजट बना जाए स्कूल का, कि ये इतना बजट इतना खर्च है स्कूल का। अगर वो बजट फुलफिल नहीं होता तो उनको कुछ अल्टरनेटिव रास्ता निकालना पड़ेगा। हम लोग सब सर सैयद का वेल विशर, हम लोग सर सैयद का दुश्मन नहीं है, लेकिन जो सर सैयद की कमेटी, आपने देखा होगा जनता टीवी में शादा सलीम जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं वो बैठ के इंटरव्यू जब दे रहे, उनके बगल में एक ऐसा लोग बैठा हुआ है जिससे जिससे खतरा है हमारी माँ बहनों को। आपने उसका एक वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ है। किसी के घर में रात को, किसी माँ बहन के घर में रात को घुस के और चिल्ला चिल्ली करना एक अच्छा नागरिक का ये पहचान नहीं है। और कोई बाहर नहीं, वो हमारे मोहल्ले में आके, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, ये चेहरों को आइडेंटिफाई किया जाए जिससे हमारी माशरा को, हमारी सोसाइटी को खतरा है। बल्कि उनको बदनाम ना किया जाए जो सोसाइटी के भला चाहते हैं, जो सोसाइटी के हक के लिए काम करते हैं, जो सोसाइटी को अच्छा बनाने, बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। शहजादा सलीम साहब से कुछ दिन पहले मैं बात कर रहा था, हालांकि मैं किसी और मुद्दे को लेकर वहाँ था, लेकिन उनसे सवाल के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि जो कमेटी के पैसे आते हैं और जो लोग यहाँ पे लगातार यहाँ पे खलल डाल रहे हैं, उनकी नज़र हमारे पैसे पे है। ये उनका साफ लफ्ज़ों में कहना था। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम लोग तो किसी भी तरह समाज का और कौम का भला ही कर रहे हैं। तो इस मामले पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कितना भला किए हैं टिकियापाड़ा के अवाम के सामने है। 2 बीघा कुछ जगह वफ़ की थी। वफ़ की जगह किसकी होती है? ये सोसाइटी कौम की होती है, इनकी पर्सनल तो नहीं होती है। उन्होंने उस प्रॉपर्टी के साथ क्या किया, आप इंक्वायरी कर लीजिए। सर सैयद अहमद हाई स्कूल से अगर हमें पैसा चाहिए होता तो ये बवाली नहीं होता। सर सैयद अहमद हाई स्कूल से हमें पैसा नहीं चाहिए। सर सैयद अहमद हाई स्कूल के स्टूडेंट्स डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, काबिल बने, एक अच्छे टिकियापाड़ा के नागरिक बने, ये चाहिए हमें। हमारा लड़ाई ये है। और वो लोग जब तक हैं, एजुकेशन के स्टैंडर्ड को, हमारा लड़ाई ये है कि अब बिल्डिंग को अच्छा मत कीजिए, अब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को अच्छा कीजिए। आप टीचर्स को एक ऐसा लमसम सैलरी दीजिए जिससे आपके पास अच्छे टीचर्स, बीएड टीचर्स आ सके, एक क्वालिफाइड टीचर आ सके। क्योंकि आप हमला दीवार पे नहीं करें टिकियापाड़ा के सर सैयद के ज़रिए, आप बुनियाद पे हमला करें, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे बुनियाद हैं। अगर टिकियापाड़ा के जो वो बोलते हैं 1300 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, अगर 1300 बच्चे काबिल नहीं बने, अगर 1300 में से अगर लोग, वो बच्चे ही फ्यूचर है टिकियापाड़ा के, और जहाँ जहाँ से वो आते हैं उनके माँ बाप एक सपने के साथ भेजते हैं कि मेरा बेटा, आप देखते होंगे कोई चाय वाला का, कोई रिक्शा चलाने वाला का बेटा आज WBCS क्रैक कर रहा है, IPS क्रैक कर रहा है,
नीट क्रैक कर रहा है, तो ये सपना हमारी टिकियापाड़ा के गरीब माँ बाप का भी कि हमारा भी बच्चा WBCS क्रैक करे, गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करे। तो ये सपना के साथ सर सैयद स्कूल में लोग पढ़ने भेजते हैं, लेकिन वो सपने के साथ अगर खेल होगा तो बिल्कुल हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और बिल्कुल अब टिकियापाड़ा के अच्छे लोग समझ चुके हैं सर सैयद अहमद हाई स्कूल, सर सैयद अहमद खान जो एजुकेशन के लिए उनको क्या नहीं कहा गया था, उनको कितना बदनाम नहीं किया गया था, लेकिन वो हमारे एजुकेशन के लिए जो उन्होंने काम किया तारीफ़ जितना किया जाए कम है। और उनके नाम पे सर सैयद अहमद हाई स्कूल के नाम पे बिज़नेस होने नहीं देंगे। अगर किसी को पैसा से, अगर सर सैयद अहमद स्कूल से किसी को फ़ायदा हुआ है तो ये प्रैक्टिकल बात कीजिए। सर सैयद अहमद हाई स्कूल बनने से पहले का लाइफ स्टाइल देखिए उनका सेक्रेटरी का, और बनने के बाद का लाइफ स्टाइल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किनको सर सैयद से पैसा चाहिए और किसको पैसा नहीं चाहिए। वैसे मुद्दे तो बहुत सारे हैं, और लेकिन अभी जो जिस खास मुद्दे पे बात हो रही है, तो आपके हिसाब से वो जो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं वो कम्युनिटी हॉल की वजह से कर रहे हैं, और इसके अलावा आपकी कोई आपकी निजी रंजिश नहीं है उन लोगों से? अरे मेरे निजी रंजिश क्या होगा उनसे? उन्होंने मुझे कुछ दिया है या मैंने उनको कुछ दिया है? आज पब्लिक ने हम लोगों को दिया है। आज शालम अंसारी के नाम पे उनकी बहू को जिताया गया, और उन्होंने कहा है कि आपने देखा होगा, मैं जो परिवार से आता हूँ, मेरे फादर को हर कोई पहचानता, ठीक। तो अगर मैं बदनाम होता हूँ तो इसका मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे वजह से मेरे फादर बदनाम होंगे तो शायद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आज उनको मैं कुछ दे सकता हूँ तो उन्होंने जो कमाया हुआ उनका इज़्ज़त है वो बरकरार रख के उनको दे सकता हूँ। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, वो बेटरा कब्रिस्तान में जाके लेट गए, वो उनका इंतकाल हो गया। अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूं तो बस यही कर सकता हूं जो टिकियापाड़ा से उन्होंने मोहब्बत किया था, टिकियापाड़ा के लोगों से जो मोहब्बत किया था, उनके मोहब्बत को उनका एहसास को अपने ज़रिया ज़िंदा रखूं। वो तो मर चुके हैं, लेकिन उनका जो सपना था, उनका जो ख्वाहिश था कि टिकियापाड़ा के लोगों को हमेशा खुशी बांटा जाए, टिकियापाड़ा के लोगों के लिए बेहतरीन काम किया जाए, टिकियापाड़ा के लोगों के लिए एक बेहतर सोसाइटी बनाया जाए, तो वो काम हम लोग बिल्कुल करेंगे। ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं आपसे कुछ सवालात करूं इस मुद्दे से हटा करके, तो वैसे टिकियापाड़ा में बहुत सारे बातों को लेकर के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसमें आपने भी शायद एक न्यूज़ के माध्यम से ही देखा होगा कि कई लोगों का ये कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और कई लोगों का ये कहना है कि स्कूल में भी जो कमेटी बनती है वो इलेक्शन या सिलेक्शन इस तरह के वर्ड्स को यूज़ किए जा रहे हैं। और चूँकि आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जो पब्लिक को, एक मास को थोड़ा सा तो रिप्रेजेंट करते हैं, इस सारी चीज़ों को लेके आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे जो लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं? जी मैं ठीक सर सवाल को आप समझना, वक्फ प्रॉपर्टी को लेके, और मुस्लिम हाई स्कूल के प्रेसिडेंट जो चुने गए थे उसको लेके भी आपने देखा होगा कई सारे न्यूज़ के माध्यम से कि इस चीज़ पे सवाल खड़े किए गए हैं कि वो किस तरह से कमेटी में आए और किस तरह से वक्फ प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है। ये बहुत सारे एक इशू हैं टिकियापाड़ा में जो चल रहे हैं, और आप चूँकि यहाँ का बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे ये लोग जो इस तरह की आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पर आप क्या समझते हैं? देखिए, जहाँ तक वक्फ के सवाल है, ये वही चाह रहे हैं, ये कोई अलग लोग नहीं हैं। तो ये पब्लिक अच्छा से समझ चुका है कि ये पब्लिक का इमोशंस के साथ सिर्फ़ और सिर्फ खिलवाड़ करके, उनका नाम को इस्तेमाल करके वो अपने पॉकेट भर रहे हैं। आपने देखा है वक्फ का प्रॉपर्टी, आज बहुत सारी बिल्डिंग बन चुकी है वहाँ पे, गरीबों ने वहाँ अपने मेहनत की कमाई से बुकिंग किया है, वो तो बेचारे बेगुनाह हैं। लेकिन जो प्रमोटर हैं, जो लोग खुद को 5 वक्त की नमाजी कहते हैं, जो हमेशा सर पे टोपी लगा के घूमते हैं, जो इस्लाम को हो सके मुझसे बेहतर जानते हैं, क्या इस्लाम ने कहा है कि वक्फ का ज़मीन को हड़प के उसको बेचो? यही लोग हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो यही लोग हैं। वो लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत सा, मतलब इतना गंदा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया गया होगा वक्फ के जब लड़ाई चल रहा था, मेरा पर्सनल लाइफ के ऊपर, मेरा कैरेक्टर के ऊपर। लेकिन आज तक मैं दावा के साथ कह सकता हूँ टिकियापाड़ा के अवाम ने मुझे किसी के साथ बदतमीज़ी करते नहीं देखा होगा, गलत हालात में नहीं देखा होगा। तो लोग, इस तरह के लोग को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ भी
कौम की भलाई की बात आती है तो इन लोगों को तकलीफ़ होता है, क्योंकि इनका सपना है कौम का प्रॉपर्टी से खुद का पॉकेट भरना। अगर वो कौम का चीज़ कौम को मिल जाएगा तो इनका फ़ायदा क्या होगा। अगर मुस्लिम हाई स्कूल में कॉमर्स और साइंस का शोभा बन जाएगा तो इनका घर में लाखों करोड़ रुपया कैसे जाएगा। वो ऑन रोड का पोजीशन है, उससे क्या होगा। साइंस और कॉमर्स जब बनेगा तो हमारे रिक्शा वाला, हमारा टोटो वाला, हमारा गरीब के बच्चे वहाँ पे तालीम पाएंगे, वहाँ पे एक बेटर एजुकेशन पाएंगे, और वो फिर जब तालीम पा लेंगे तो इन लोगों को पहचानेंगे और इन लोग से सवाल करेंगे कि ये आप ही लोग थे जब एक सेक्शन ऑफ लोग 2 कट्ठा भी ला सकते थे, तो यहाँ तो 2 बीघा ज़मीन पड़ा था, क्यों नहीं आप लोग ने ये सोसाइटी को दिया। आप जितना जगह में रहते हैं, आप जितने ऑक्यूपायर हैं, उसका तो आप मालिक हैं कि आप पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक का ऑक्यूपायर का आप ओनर हो गए हैं। अगर आपको इतना कौम से मोहब्बत था, अल्लाह ने आपको नवाजा है, आपको अल्लाह ने नवाजा है, आप वो टाउन कर देते टिकियापाड़ा के नाम पे अपना जगह, तो तब हम लोग समझते कि आप टिकियापाड़ा के बेहतर जाते हैं। आप टिकियापाड़ा को सिर्फ बेच के और टिकियापाड़ा के लोगों का नाम को बेच के आपने सिर्फ अपना पॉकेट भरा है, और इसके खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई उसको बदनाम करने का कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह देख रहा है कौन हक पे है और कौन ना हक पे है। और मैं उन तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करूंगा जो ये लड़ाई में शामिल थे और अभी तक हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी से बिलोंग करते हों, चाहे वो कोई भी जात से बिलोंग करते हों, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करते हों, लेकिन उनको मैं सैल्यूट करूंगा कि उनके दिल में कम से कम हक बोलने का और टिकियापाड़ा के बेहतरीन करने का जज्बा तो है। अब आखिरी सवाल करूंगा, आपका काफ़ी वक्त ले लिया है मैंने। मुद्दे तो बहुत सारे हैं और इस मुद्दे पे इनसे आगे भी बात करूंगा, लेकिन एक अहम मुद्दा जो सिर्फ ये ना कह लें कि अब सिर्फ टिकियापाड़े के ज़िम्मेदार लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि ये मुद्दा उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उठाना ज़रूरी है, बल्कि ये वो मुद्दा है जो तमाम यूथ से जुड़ा हुआ है, तमाम नौजवानों से जुड़ा हुआ है। जिस तरह नौजवान आज मोबाइल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिस तरह नौजवान आज गलत रास्ते को अख्तियार कर लिया गया है, उसको लेके कितनी मैं अपने हमारी जनता से जो अभी हमें देख रहे हैं, मैं उनसे भी सवाल करूंगा। ये सारे मुद्दे आप हमेशा सवाल किया करते हैं जब मुझसे भी मुलाकात करते हैं कि सर सैयद का अमाउंट ये हो रहा है, ये हो रहा है। आज आपकी बारी है, आप खुल करके आके कमेंट सेक्शन में लिखें और अपनी राय दें। मैदान से हो, वक्फ बोर्ड से हो, चाहे सर सैयद अहमद स्कूल का मैरिज हॉल का हो, आप इन सारे मुद्दों को लेके लिखे, आप हमसे सवाल करेंगे, मैं उसका जवाब आप तक आके लाइव ज़रूर दूंगा। आखिरी सवाल जो मैं उनसे करने वाला हूं वो है मैदान के बारे में, इसलिए क्योंकि हमारे एमपी प्रसून बनर्जी हैं हावड़ा के, और वो हमारे इंडियन फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे एमपी एक स्पोर्ट्समैन रह के, हमारे अभी करंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी मनोज तिवारी जो हावड़ा ही से हैं, लेकिन हावड़ा के नौजवानों के पास एक ढंग का मैदान नहीं है। मैदान है भी तो बहुत जगह इतनी दूरी पे है कि लोग वहाँ जाके खेल नहीं सकते हैं। मैं आपसे इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ रईस साहब, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक मुद्दे पे सवाल किया था और आपने कहीं ना कहीं उसका हल निकाला था, और इसी उम्मीद से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे आगे। मैदान नौजवानों की मांग है और बहुत ज़रूरत है। आप भी महसूस करते होंगे किस तरह से बच्चे रास्ता भटक गए हैं, मैदान है नहीं। जब मौला वो जो पार्क है नवाब अली पार्क के ऊपर, वाटर रिजर्वर के ऊपर जब बन सकता है ग्राउंड, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, और मैं खुद मानता हूँ कि स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ एनी सोसाइटी। अगर किसी सोसाइटी को बर्बाद करना है तो उससे मैदान छीन लीजिए, उससे एजुकेशन छीन लीजिए, और उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा, देखिए हमारा पॉलिटिकल फील्ड में आए हुए 2013 में हम लोग आए, जब आए तब टिकियापाड़ा में सब कुछ लूट चुका था। वाटर रिजर्वर के नाम पे, बेलियस पार्क के नाम पे, लेकिन जो बचा हुआ था, हमारा टारगेट पहले था कि जो बचा हुआ उसको बचा लिया जाए, उसको बेहतर बना दिया जाए। और ये मैदान की खोज में ही हमारा खोज गया बीएफसी मैदान के पास, जो आपने देखा होगा, आपने उसको कवर किया था। एक शानदार, मेरे फादर लेट शाह आलम अंसारी के नाम पे मैंने उनकी याद में किया टूर्नामेंट कराया था, और मेरा वही कोशिश था कि उस इवेंट से, उस प्रोग्राम से, कि अपने बच्चों को मैदान से जोड़ा जाए। देखिए हमारे पास जो चीज़ बचा हुआ, हम उसके लिए ही बात कर पाएंगे। लोगों को गुमराह करके, वादा करके, और जब हम वादा पूरा ना करें और सिर्फ वोट के टाइम आके उनको झूठा वादा करके बोले जो हो गया सो हो गया, अब होगा। सीपीएम के दौर में आपने देखा होगा, अगर
मदरसा के बच्चे मार्टिन ग्राउंड में खेलते थे, हम लोग खुद खेलते थे। वो इतना बड़ा जगह था। यहाँ तक के मनोज तिवारी जी और रश्मि रुदन शुक्ला भी खेल खेलें। तो इसको किसने छीना? बाहर वाले ने नहीं छीना है, अपने लोग नहीं छीना है। अगर उस वक्त के रिप्रेजेंटेटिव जो खड़े हो जाते अपने आवाम को लेके कि नहीं, यहाँ मैं वाटर रिजर्व बनने नहीं दूंगा, ये हमारे बच्चों का एसेट है, यहाँ हमारे बच्चे खेलेंगे, यहाँ हमारे बच्चे का एक बैकबोन है हमारा सोसाइटी का, उसको जाने नहीं दूंगा, तो मेरे ख्याल से वो मैदान आज मैदान ही रहता। और मैं तारीफ़ करूंगा बीएफसी वालों का, जो और टिकियापाड़ा के जो भी उस लड़ाई में शामिल थे। जब बेलियस पार्क छीना जा रहा था, वो लोग खड़ा होकर मैदान का डिमांड किया था। और वहाँ भी आप देखे होंगे कुछ कॉमरेड्स लोग ने 11 साइड मैदान देने का वादा करके 11 साइड मैदान देने का वादा करके 7 साइड मैदान दिया, और वो भी गंदा हालत में दिया था। जो मैदान सिर्फ वॉल को उठा के दे दिया गया था। तो हमेशा पब्लिक को गुमराह किया गया है। और मैं वोट का राजनीति नहीं करूँगा। मैं अपने लोगों से, हमारा गलती यही है कि मैं अपने लोगों से प्यार करता हूँ, मैं अपने लोगों के हक के लिए लड़ता हूँ, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और मैं अरूप राय, हमारे जो एमएलए हैं, वो पूरी शिद्दत से कोशिश करते हैं कि टिकियापाड़ा में जो बचा हुआ चीज़ है उसको बचाया जाए। और आपको खुशी होगी जानते हुए, देखिए मैं जो बोलता हूँ मैं सच बोलता हूँ। वाटर रिजर्व के ऊपर श्री अरूप राय जी ने, डॉक्टर सुजय चक्रवर्ती जो चेयरमैन एचएमसी के, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि एक वहाँ सर्वे किया जाए, क्या वह उसके ऊपर एक मॉडर्न प्रेजेंट सिनेरियो में एक मैदान, एक इवनिंग वॉकिंग मैदान हो सकता है, वहाँ पे एक पार्क बन सकता है। तो सुजय चक्रवर्ती से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है ऑलरेडी इंस्पेक्शन करा चुके हैं, और उन्होंने कहा है यहाँ एक बेहतरीन पार्क आने वाले दिनों में ज़रूर बन सकता है। लेकिन वो पार्क बनेगा, मैदान नहीं बन सकता, क्योंकि आपको टेक्निकल चीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि वो वाटर रिजर्वर है। अगर एक छोटा सा लीकेज होता है तो टिकियापाड़ा डूब जाएगा। आपको याद होगा 1-2 सेकंड का पानी लीक हुआ था और हरचंद में नी के ऊपर पानी आ गया था। तो वो बहुत सेंसिटिव चीज़ है। ये कॉम को किसने बेचा? इसको, ये रिजर्वर अगर नहीं होता तो मैं दावा करता हूँ हमारे श्री अरूप राय वो स्टेडियम बना के टिकियापाड़ा वालों को देते, लेकिन वो मजबूर है, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो 2011 से पहले जो हमारे मैदान को अपने छीन लिया था, अरूप दा का कोशिश ये है, और हमारी ममता बनर्जी का हमेशा कोशिश यही रहा है कि जो बचा हुआ चीज़ है वो बचाया जाए। आप देख रहे होंगे ये सरकार नहीं के वजह से ही आज एक इतना बड़ा रेबिका इंस्टीट्यूट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बच्चे तालीम पा रहे हैं। मेरे जहन में एक और सवाल गूंजने लगा, मैं आपसे पूछ ही लूँ जब बात हो ही रही है। तो इस वाटर रिजर्वर का पानी क्या टिकियापाड़ा के लोगों को पहुँच रहा है या कहीं और जा रहा है? देखिए, वाटर रिजर्वर सारा समुंदर मेरे पास है, 2 घुट पानी मेरी प्यास है। अच्छा। ये लाइन टिकियापाड़ा पर शूट करती है। अच्छा। वाटर रिजर्वर बना कब? करीबन 2008-9 या उससे पहले भी बनी। उसके बाद आप 36 नंबर, आप गंगाराम से आते हैं। जी। पानी का किल्लत आपको बेहतर मालूम है। वहाँ पानी का किल्लत 2013 के जब इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए हम लोग जाते थे, तो वहाँ के जो हमारे माएँ थीं, हमारी बहनें थीं, उन्होंने इस्मत को पकड़ के कहा नहीं, हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे, पानी का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व ही नहीं हुआ है। हमें रात को 4 बजे 5 बजे जब सब मोटर बंद हो जाता है, हमको इंतज़ार करना पड़ता है कि जब सब के पानी का मोटर बंद हो जाए तो थोड़ा सा पानी हम लोग टान पाएँ। पूरी रात इस इंतज़ार में कटती है कि कब 2 बूंद पानी हमें मिलेगा। तो इसके लिए हमारे माँ और बहनें रात जागती थीं। अगर वो रिजर्व बना तो साथ साथ वो मोहल्ले का प्रॉब्लम भी हल होना चाहिए। ये मैं एविडेंस के साथ कह रहा हूँ। हल कैसे हुआ? जब 2013 के बाद हमने जो वादा किया, वहाँ अब जाके पूछ सकते हैं 36 नंबर गंगाराम में, अब जाके ये पूछ सकते हैं कि वहाँ का पानी का मसला कब हल हुआ। रमज़ान का महीना था और हम लोगों ने बाईपास से कनेक्शन ले जाके, बाईपास जो आपका बजाज है, जहाँ आपका वैड बना हुआ कम बाईपास के हाजी नगर पे पाइप वहाँ से पहुँचाएँ, जो हम लोगों का पहले वेस्पा का शोरूम था।
इन शॉर्ट मैं यही समझूं कि रिजर्वर का पानी टिकियापाड़ा देखिए 36 नंबर गंगाराम के लोग तो इस्तेमाल नहीं कर रहे रिजर्वर के पानी, ये तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। हमारी जगह भी छीन ली गई और हमने उसका पानी भी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। ये तो चीज़ अफसोस की, देखिए ये मैं पूरा गारंटी के साथ नहीं कर पाता उस रिजर्वर से किसको कितना पानी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता पद्दोपोकर ट्रीटमेंट प्लांट से हमारे इलाके में पानी आती है। अच्छा, पद्दोपोकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आती है, राइट। ये पानी मुझे लगता है डुमूर जिला जाती है। तो ये आपको सौदा किया गया था कॉम का, आपने देखा होगा उससे किन लोगों को फ़ायदा हुआ है, ये आपके आंख के सामने है। ये कॉम को देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लीडर्स आए हैं जो खुद को डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर बताएं, खुद को नेशनल लीडर बताएं, लेकिन अपने मोहल्ले के काम नहीं आए। वैसे लीडर को पहचानने की ज़रूरत है। वही अच्छा है जो बुरा वक्त पे जो काम आए, वही अच्छा है। आपने देखा है हमारे इस सरकार की टेन्योर में अफान आया, यश आया, आपका कोविड आई, लेकिन हमारी ममता बनर्जी की सरकार हमेशा अपने अवाम के साथ खड़ी रही। उन्होंने कभी अवाम को अकेला फील होने नहीं दिया। जब दवा की ज़रूरत पड़ी, हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी, स्वास्थ्य साथी के ज़रिए उनको एडमिशन हॉस्पिटल मिला। जब उनकी बेटियों की शादी के वक्त दौर आया तो रूपाश्री के ज़रिए उनको आपका 2500 रुपया मिला। जब उनके बच्चियों को स्कूल तक पहुंचने के लिए तकलीफ हुई तो कन्याश्री के ज़रिए उनको साइकिल मिला। तो ये सब काम ममता बनर्जी की सरकार है। और इसके जो हावड़ा में जो हमारे इलाके के एमएलए हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपने ऑफिस में उनके लोग रहते हैं काम करने के लिए। तो इस सरकार के दौरान, इस सरकार के पीरियड में अगर हम लोग ने टिकियापाड़ा का बेहतरीन नहीं किया और लोगों को नहीं पहचाना तो टिकियापाड़ा से जो चीज़ हमेशा छिनता हुआ है वो छिनते ही रहेगा। और मैं फिर से आपको कह देना चाहता हूँ कि 2000 सर सैयद अहमद हाई स्कूल कब से बनी है? बहुत ज़माना हो गया। तब लेफ्ट फ्रंट की सरकार बंगाल में थी। आज तृणमूल की सरकार 2 बार जीत के आ चुकी है इलेक्शन लड़के। ये तीसरा टर्म चल रहा है, चौथा चलेगा। 3 बार तो जीत चुकी, 3 बार जीत चुकी। हिंदुस्तान का सरकार बदल गया, 2 बार कांग्रेस ने जीत के आया, उसका आज 2 बार बीजेपी जीत के आ गई। ये 3rd टर्म है। लेकिन सर सैयद की सरकार अब तक नहीं बदली है। इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कितना बार बदल गया है, लेकिन सर सैयद अहमद हाई स्कूल की सरकार नहीं बदली है। मैं बदलाव चाहता हूं, बिल्कुल चाहता हूं, और इलेक्शन के जरिए चाहता हूं। जो वहाँ प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं वो भी इलेक्शन में खड़ा हो। जिसको आवाम चुन के सर सैयद में बैठाना चाहेगी वही बैठे, वही स्कूल को चलाए। और हर 6 महीना में इंस्पेक्शन हो कि सर सैयद हाई स्कूल सिर्फ इमारत के शक्ल में बड़ी है कि एजुकेशन के फील्ड में बड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ रईस आलम साहब, जो हमेशा से ही बेबाक अंदाज में अपने हमारे सभी सवालों का जवाब देते हैं, और आज भी उन्होंने दिया। इनके बारे में कुछ बातें आपको बताता चलूं जो कि एक्चुअली ज़रूरी है। किसी गवर्नमेंट को या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आपको क्रिटिसाइज़ करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपका हक है, अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वही रईस आलम साहब हैं। जब 2 मई को तृणमूल कांग्रेस का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था तो मेरी इनसे मुलाकात रास्ते में जश्न मनाते वक्त हुई थी। मैंने इनसे सीधे सवाल किया था कि मछली हट्टा में जो गंदगी फैली है उस पर आप क्या एक्शन लेने वाले हैं। उन्होंने उस दिन मुझसे और हमारे चैनल के माध्यम से ये वादा किया था टिकियापाड़ा के लोगों को कि ये डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं पूरे अवाम को इलाके में, जो कि एमएलए अरूप रॉय के नेतृत्व में किया जाना है। और उसके बाद ही पूरे टिकियापाड़ा में देखा गया कि डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। वो अलग बात थी कि आपने उसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। और द लोकल जर्नलिस्ट की टीम और ख़ास करके निजी तौर पे मैं वो पहला बंदा था और टीएलजे वो पहला चैनल था जिसने बीच बेलियस रोड में खड़े होकर डायरेक्ट श्री अरूप रॉय जी पर सवाल खड़े किए थे कि इतने साल से पानी का मसला हल क्यों नहीं हो रहा है। और ये तब भी वही रईस आलम साहब थे, उन्होंने मुझसे वायदा किया था कि आपके चैनल पे आ करके ही एमएलए साहब आपको जवाब देंगे कि ये काम को कब किया जाना चाहिए। हालांकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि किसी के एप्लीकेशन देने की वजह से हो गया, किसी ने ज़्यादा फेसबुक में पोस्ट कर दिए तो हो गया, या मेरे वजह से हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मसले का हल अभी तक निकला है टिकियापाड़ा में वो सब की
आवाज़ थी, वो पूरे जनता की आवाज़ थी। वो मैं हूँ, चाहे रईस साहब हों, चाहे जिन्होंने एप्लीकेशन लिखा वो, या वो जो पानी में हिल के माइकिंग करते हुए ये नारा लगा रही थी कि हमें इस पानी के जल जमाव से आज़ादी दे। उसके बाद अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मैदान के बारे में बात हुई थी। मैदान का मसला भी उन्होंने मुझसे कहा कि BFC को भी अब रिनोवेट करके लोगों को दिया जाएगा ताकि बच्चे उसमें प्रैक्टिस कर पाएँ। तो जो भी सवाल हमने इनसे किए थे और जो भी इन्होंने ऑन रिकॉर्ड मुझे जवाब दिए, हमारे चैनल को जवाब दिए थे, वो सारी चीज़ इन्होंने करके दिखाए हैं। और आगे आपके सामने अभी हमने इनसे मैदान के मामले में बात किया, वाटर रिजर्वर के ऊपर पार्क की बात की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस पे किस तरह से आगे ये काम करते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा। लेकिन तब तक के लिए जितने लोग हैं वो सब मिल करके एक साथ होकर के काम करें। क्रेडिट लेने से ज़्यादा काम करने पे ध्यान दे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इस ज़रूरी टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ा था। फिलहाल के लिए द लोकल जर्नलिस्ट की टीम को दे इजाज़त। फिर से आपके सामने आऊँगा ज़रूरी अहम मुद्दों के साथ। देश, दुनिया और राज्य के अन्य खबरों के लिए देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। हावड़ा के टिकियापाड़ा से मैं नाजिश फराज, धन्यवाद। लाइव है भाई, लाइव है।